नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के बेहद खास कार्यक्रम बजट 26-27 डिकोडेड में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं अंकित के साथ भारत के सबसे अहम आर्थिक दस्तावेज यूनियन बजट 26-27 की, जिसे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत किया है। और हम कोशिश करेंगे कि इस बजट को आसान भाषा में आपको समझाया जाए ताकि हर नागरिक इसके प्रभाव को समझ सके। बिल्कुल शशांक जी, क्योंकि बजट केवल नंबरों, टैक्स स्लैब और सरकारी खर्च का हिसाब नहीं होता। यह दरअसल देश के आने वाले आर्थिक दिशा का रोड मैप होता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह बजट आम आदमी, व्यापार, किसान, युवाओं और निवेशकों के लिए क्या संदेश लेकर आया है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंत में हम आपको बताएंगे कि इस बजट से किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है और निवेश के अवसर कहां बन सकते हैं। इस बजट की जो नींव है वो तीन बड़े उद्देश्यों पर रखी गई है: तेज और टिकाऊ आर्थिक विकास, लोगों की क्षमता और अवसर बढ़ाना, और सबका साथ सबका विकास के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित करना। अगर इसे बहुत सरल भाषा में कहें तो सरकार का लक्ष्य है तेज ग्रोथ भी हो, विकास का फायदा हर वर्ग तक पहुंचे और यह वृद्धि लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहे। और अंकित, सबसे अहम बात यह है कि यह बजट शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस करता हुआ दिखाई देता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। अब बात करते हैं बजट के सबसे बड़े खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की। फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए सरकार ने इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियां और रोजगार का अवसर दोनों बढ़ेंगे। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, नेशनल वाटरवेज, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, इन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भारत को लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षमता के मामले में मजबूत बनाकर एक इकोनॉमिक पावर हाउस में बदलने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अंकित, इस बजट का एक और मजबूत स्तंभ है और वो है मैन्युफैक्चरिंग। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि भारत अब असेंबलिंग नेशन नहीं रहेगा, बल्कि डिजाइन, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर खास फोकस रखा गया है। इन सेक्टर्स में शामिल है बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स और रेयर अर्थ, जो आने वाले कई वर्षों में भारत को औद्योगिक ताकत की नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल सही कहा अंकित ने। और इसी बात को अगर हम निवेशकों के नजरिए से देखें तो उसका साफ मतलब ये है कि इन सेक्टर्स में लंबे समय तक ग्रोथ और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है, जिससे अर्निंग्स विजिबिलिटी मजबूत होती है। अब बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की, जिसे इस बजट में ग्रोथ चैंपियन बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा रोजगार इसी सेक्टर से पैदा होता है। बिल्कुल अंकित, और एमएसएमई की बात करूं तो सरकार एमएसएमई को 3 तरह से सहायता देना चाहती है। पहला है इक्विटी सपोर्ट के जरिए पूंजी उपलब्ध करवाना, दूसरा है लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए क्रेडिट गारंटी और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को मजबूत करना, और साथ ही साथ तीसरा है कंप्लायंस प्रक्रियाओं को आसान बनाकर छोटे उद्योगों को विस्तार का मौका देना। इसका सीधा मतलब है एमएसएमईज अब केवल सर्वाइवल के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, बल्कि बड़े स्तर पर स्केल करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस बजट में बैंकिंग सेक्टर के लिए भी प्रावधान रखा गया है। बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए इस बजट में हाई लेवल कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा कुशल और निवेश अनुकूल बनाया जा सके। साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स और रीट्स जैसे निवेशन साधनों को बढ़ाकर कैपिटल मार्केट्स को गहरा और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। एसटीटी एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया है आज के बजट में, लेकिन एसटीटी में हल्का बदलाव जरूर किया गया है। सरकार का इससे ओवरऑल संदेश यह है कि दीर्घकालिक निवेश यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, जबकि स्पेकुलेशन को हतोत्साहित करना है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी ताकत, जो कि उसकी युवा आबादी है, और इस बजट में उसी क्षमता को आर्थिक शक्ति देने की कोशिश दिखाई देती है। बिल्कुल, आर्थिक शक्ति में बदलने की जिसकी जो कोशिश है, उसके साथ साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, केयर गिवर्स, एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, गेमिंग और कंटेंट, टूरिज्म, डिजाइन और स्पोर्ट्स, इन सेक्टर्स पर भी आने वाले समय में बड़े रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है। बिल्कुल। साथ ही एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी का गठन स्किल्स और इंडस्ट्री डिमांड के बीच मौजूद गैप को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कृषि क्षेत्र में भी अब फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने से हटकर किसानों की आय बढ़ाने पर है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।
बिल्कुल, इसी दिशा में हाई वैल्यू क्रॉप्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और एआई आधारित एडवाइजरी सिस्टम जैसे भारत विस्तार कार्यक्रम किसानों की उत्पादकता और आय दोनों बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। बजट पे थोड़ी और चर्चा आगे करूं तो विमेन लेड एंटरप्राइजेज, दिव्यांगजन योजनाएं और मेंटल हेल्थ संस्थानों को समर्थन देना इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में स्पष्ट संकेत देता है। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट 2025 का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लायंस को आसान बनाकर टैक्स स्ट्रक्चर को ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब अंकित ये है कि कम लिटिगेशन, आसान कंप्लायंस और फिस्कल डेफिसिट को 4.3% पर सीमित रखने का लक्ष्य यह दिखाता है कि सरकार ग्रोथ के साथ साथ फिस्कल डिसिप्लिन भी बनाए रखना चाहती है। अगर इस बजट के संभावित विनर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, एमएसएमईज और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इसका सबसे ज्यादा फायदा इनको मिल सकता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर अंकित लब्बो-लुभाव इस बजट का यह है कि ये जो बजट है वो केवल फ्लैशी नहीं है, लेकिन मजबूत और सस्टेनेबल ग्रोथ की दिशा में एक ठोस कदम जरूर है। हालांकि कोई भी इस देश में अभी भी इंस्टेंट फ्रीबीज की उम्मीद कर रहा हो तो ये बजट उसे थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, निराश कर सकता है। पर आपका अगर नजरिया लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का है और मजबूत भारत के निर्माण का है तो यह बजट संदेश बिल्कुल स्पष्ट देता है। बिल्कुल, इस बजट में ये स्पष्ट संदेश दिखाई देता है। और आपको मेरे और अंकित द्वारा तुरंत बनाया गया ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण और जानकारी वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।